जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदस्थापित नेता हैं, वो अपने कार्यों को ना गिनाते हुए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को गिनाते हैं। इसका क्या मुख्य वजह है? क्या उनके अंदर खुद का सामर्थ्य नहीं है या फिर अपने क्षेत्र में वो विकास नहीं किए हैं? एक ऐसे शख्स के पास हैं जो राम जन्मभूमि के ही काल से भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ के जनता का, गरीबों का सेवा करते आ रहे हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस लेवल का तैयारी है, कैसे क्या किए हैं और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का उतने दिनों तक आज तक इसी में बने हैं, जबकि कईयों का दल-बदल जारी रहता है। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत आप सबको भी धन्यवाद। है। सर आप 1983 से या 84 से ही इस पार्टी में बने हैं। किस आधार पर आप पार्टी में जॉइन लिए थे? क्या था इसका बैकग्राउंड ज़रा कुछ बताइए? ये श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन 1984 में प्रारंभ हुआ। तब हम वोट पास कर गए थे और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन पहला आंदोलन में श्री राम जानकी रथ निकला था और वह श्री राम जानकी रथ के स्वागत में हम सब रहे और उसमें बढ़ चढ़ के हम भाग लिए। फिर तब से ही कुछ बजरंग दल के रूप में हम प्रमुख के रूप में गिरिडीह जिले में काम करते रहे। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में सक्रिय रूप से हम जुड़े रहे। वह चाहे श्री राम जानकी रथ का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम शिला पूजन का कार्यक्रम रहा हो, श्री रामचरण पादुका रथ का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम ज्योति रथ का कार्यक्रम रहा हो, कार सेवा का रहा हो। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में हमको उस समय रितलाल वर्मा, डॉक्टर जगत प्रसाद कुशवाहा आदि सभी नेता, रविंद्र राय जी सब मिलके जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी में हमको वहाँ के देवरी प्रखंड के अध्यक्ष बनाए और फिर लगातार जिम्मेवारी पूर्वक हम प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश में जिम्मेवारी मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में भी हम काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह जिले के जिला अध्यक्ष, यूथ के जिलाध्यक्ष के रूप में भी हम काम किए हैं। उपाध्यक्ष के रूप में भी हम काम किए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के स्वयं से जिलाध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं 11 से 13। फिर 13 के बाद लगातार प्रदेश कार्य समिति के रूप में हम काम कर रहे हैं। उस टाइम से और अभी में कुछ अंतर देखने को मिलता है? भारतीय जनता पार्टी चूँकि धीरे-धीरे बढ़ा है, बड़ा परिवार हुआ है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुई है। तो पार्टी में विभिन्न दल के लोग भी आए हैं। तो जो विभिन्न दलों से आए हैं, हम मान सकते हैं इस बात को कि उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सारा जो गुण होना चाहिए, बाकी पार्टियों से जो भाजपा अलग है अ, वचनिष्ठा और मूल दर्शन के कारण, तो अभी वह उस रूप में पूरे तरह से अपने आप को नहीं ढाल पाए हैं। तो थोड़ा अंतर बहुत कुछ ज़रूर दिखाई पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि धीरे-धीरे वो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप हो जाएँगे। जो आप पंचदर्शन और अनुष्ठान का बात कर रहे हैं, क्या इस कार्यकर्ताओं के सभी को इनका विषय में पता है और ये क्या है? ज़रा डिटेल में हमें भारतीय जनता पार्टी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पदनिष्ठा है, ये तो उनको जानना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी किस उद्देश्य के साथ देश और राष्ट्र में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल दर्शन है, इसको तो जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं, तो शायद वह भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ पाएँगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ पाएँगे, तो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल उनका आचरण नहीं हो पाएगा। अब लोकसभा चुनाव पे हम ज़रा बात करना चाह रहे हैं सर। क्या लगता है यहाँ का क्या माहौल है इस बार कोडरमा लोकसभा? कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, नीति है और नीयत भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और 10 साल से प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर भी और देश के बाहर भी देश का कीर्ति, देश का समृद्धि, देश का उन्नति, तरक्की किए हैं और उससे लोग संतुष्ट हैं। हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी काम करने का प्रयास किए हैं और अभी और भी कुछ काम करना है। उस दिशा में हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी कि अभी 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, वह ऐतिहासिक है
आप जो भी काम किए हैं देश के प्रधानमंत्री, वह सार्वजनिक है, सब लोग उसको देखे हैं। हमको उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अभी बहुत सारे काम रह गए हैं जो करने का आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि देश में अभी अभी भी 2 संविधान चल रहे हैं। एक हमारा भारतीय संविधान है और दूसरा एक शरिया कानून है। तो भारतीय संविधान को तो हम सब मानने वाले लोग हैं। हमारा एक देश है तो एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होना ही चाहिए। जैसे कि 370 और 30 ए हटाया गया है कश्मीर से। लेकिन बाकी पूरे देश में भी जो शरिया कानून चल रहा है जिसके चलते जनसंख्या विषमता है और जनसंख्या विषमता देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जनसंख्या विषमता क्या है, शरिया कानून क्या है? अ, हम नहीं कर रहे बल्कि जो शरिया कानून में है, उसको कोई भी देख सकते हैं। सबको शरिया कानून जानने का अधिकार है, उनको जानना चाहिए। शरिया कानून में मोटा-मोटी जो बातें हैं, जो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। शरिया कानून में पहला क्या है कि हिंदुओं के जो मंदिर मठ हैं, उसमें रिसीवर हैं और हिंदुओं के मठ में जो आमदनी है, जो चढ़ावा है, वह सरकार के खजाने में जाती है और फिर वह पैसा सरकार के खजाने से 60% ईसाई मिशनरी में खर्च होता है, 40% इस्लाम के मदरसा में खर्च होता है। यह शरिया कानून में उसका नियम है। दूसरा जो है उसमें है हम 4 हमारे 40, जबकि हमारा संविधान हमको अधिकार देता है एक विवाह का, हम 2 हमारे 2, लेकिन शरिया कानून में है कि हम 4 विवाह करेंगे वो वैध है, 40 बच्चे होंगे वो वैध है। तो यह जो शरिया कानून के कारण जो जनसंख्या विषमता है, हमको लगता है कि अणु परमाणु बम से भी ये बड़ा विस्फोटक है, तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। तीसरा एक मोटा-मोटी है जैसे वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड अगर कहीं कह दिया है कि हमारा ज़मीन है, तो वह ज़मीन उसका हो जाएगा। अब उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप कहाँ जाएँगे? तो वक्फ बोर्ड के पास जाएँगे और वक्फ बोर्ड के जो ये जज होंगे, वो मुस्लिम समाज से ही होंगे। वह बात आपको आप मानेंगे, सुनेंगे, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ऐसे में लाखों हेक्टेयर ज़मीन देश का कब्ज़ा करके बैठे हैं, तो ज़मीन भी वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्ज़ा हो रहा है। जनसंख्या विषमता, हम 4 और 40 के कारण विस्फोटक हो गया देश के सामने और हमारे मंदिर मठ का आमदनी जो है, वह भी उनके ही विकास में लगाए जा रहे हैं। तो यह जो विषमता है देश के सामने, हमको लगता है देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत, हिंदुस्तान तभी सुरक्षित हो पाएगा जब यहाँ समान नागरिक संहिता लागू होगा। यानी एक संविधान होगा, शरिया कानून को हटाना है और शरिया कानून को अगर कोई व्यक्ति हटा सकता है, तो वह एकमात्र व्यक्ति है, हम पूरे हृदय से कह रहे हैं कि वह नरेंद्र मोदी ही हैं, जो शरिया कानून को हटा सकते हैं और देश में जनसंख्या विषमता को पाट सकते हैं और समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों तक यह आग्रह अनुनय विनय करना चाहेंगे कि अभी देश के सामने जो खतरा है, उस खतरा को मिटाने के लिए, उस देश को सुरक्षित करने के लिए आप पुनः एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को पूरे बहुमत के साथ ताकत दें, ताकि जो देश में विषमता है उसको पाट के समान नागरिक संहिता लागू कर सकें। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है, तो इस शरिया कानून पे जो जिसका आप विरोध कर जता रहे हैं, इस पर पहल किया गया है कुछ अभी तक? पिछले 10 वर्षों में हमने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में बहुत सारा काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं उसमें जो कश्मीर एक बड़ा मुद्दा था, 370 हटाना और 30 ए हटाना, तो ये भी एक बड़ा समस्या था जिसको हटाया और कोई भी काम को करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। एक बहुत 500 वर्षों का चिर प्रतीक्षित मांग था श्री राम जन्मभूमि, उसका भी निर्णय हुआ और मंदिर बना है, उद्घाटन हुआ है। इधर आप देश के अंदर जो समस्याएँ थी नारी सशक्तिकरण की दिशा में, विधि व्यवस्था के दिशा में और बाकी विभागों में जो घोटाला होते जा रहे थे, तो इस सबको भी ठीक करना था।
इस सब को भी ठीक करते हुए जो अभी तक जो काम हुए हैं देश के अंदर और देश के बाहर जो देश का कीर्ति बढ़ा है, देश का जो गौरव मोदी जी के द्वारा पूरी दुनिया में बढ़ा है, यह बहुत कम समय में हम कह सकते हैं 10 वर्ष कोई ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन इतना आपको विश्वास ज़रूर दिलाते हैं कि देश का यही एक प्रधानमंत्री जो है 24 घंटे में 18 घंटा काम करता है और 18 घंटा काम करते हुए जो हो पाया है 10 सालों में, यह कम नहीं है, बहुत है और अब समय चाहिए इस सब कानून को हटाने के लिए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदस्थापित नेता हैं, वो अपने कार्यों को ना गिनाते हुए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को गिनाते हैं। इसका क्या मुख्य वजह है? क्या उनके अंदर खुद का सामर्थ्य नहीं है या फिर अपने क्षेत्र में वो विकास नहीं किए हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको अपनी बात भी बतानी चाहिए कि हम लोगों के इधर सरोकार में जो काम कर रहे हैं, जो लगे हैं, उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे अभी इस कार्यकाल की बात करते हैं, अब जैसे 10 साल की बात की है, तो अभी आप 2019 के बाद 20 से कोरोना 2 साल, 2.5 साल तक कोरोना काल रहा। अब कोरोना काल में एक बड़ी समस्याएँ रही है कि लोगों को जान बचाना है। तो लोगों को जान बचाने के दिशा में जो हमारा देश पहल किया है, वह वैक्सीन का हो और फिर यहाँ के लोगों को भोजन का हो। क्योंकि सारे लोग जो जहाँ काम कर रहे थे, सब छूट गया था, सब बंद हो गया था, सारा काम ठप पड़ गया। वैसे स्थिति में सब अपने-अपने घर आ गए थे। वैसे में एक देश के सामने एक बड़ी समस्या थी कि लोगों को बीमारी से, कोरोना से भी बचाना और भूखे भी मरने नहीं देना। तो देश के प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सबको मुफ्त में अनाज देना शुरू किया और अभी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री घोषणा की है और बहुत कम समय में वैक्सीन बना के और केवल देश के ही लोगों को नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को जान बचाने का काम किए हैं और हम इस नाते कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल दर्शन है एकात्मवाद वाद में से ही वो जुड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे दुनिया को मानने वाले लोग हैं और उसी निमित्त हम देश के साथ-साथ पूरे दुनिया को भी वैक्सीन दिए हैं और देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो वैक्सीन ना लिया हो। अगर कोई कहते हैं, तो वो गलत कहते हैं। अगर हम एक वैक्सीन का कीमत 2500 ही मानते हैं, तो 2-2 वैक्सीन लिए हैं तो ₹5000 तो हर एक-एक लोग मोदी के सरकार का लाभ लिए हैं। वह चाहे किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, कोई भी हों। देश के अंदर रहने वाले मोदी सरकार का लाभ हर एक-एक लोग लिए हैं। चाहे वो कितनों बड़े करोड़पति हों, अरबपति हों, वैक्सीन उनको भी पड़ा है। वैक्सीन की बात की है तो सर इस पर एक सवाल है कि अभी देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन पर सवाल खड़ा हो रहा है कि इस पे लगाने वाले को 100 में से 90% तो ठीक रहेंगे, लेकिन जो 10% है उन्हें हार्ट अटैक का बीमारी हो जाएगा, फिर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इस पर क्या विचार? देखिए आप उस समय थोड़ा-सा याद करिए 2020-21 को, जब लोग मरने लगे थे और वैसे समय में वैक्सीन लगा है तो पूरा रोकथाम हुआ कोरोना बीमारी से। अब है क्या तरह-तरह का जुमलाबाजी लोग करते हैं। उस समय भी कई लोग नाटक किए थे कि वैक्सीन नहीं लेना है और उस समय भी भ्रम का स्थिति पैदा किए थे कि नहीं वैक्सीन नहीं लेना है, वैक्सीन से ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कई प्रकार के प्रोपगंडा उन्होंने किया था लेकिन वैक्सीन बाद में सब लोग लिए हैं और फिर मेरा देश बीमारी से ऊपर उठा है। तो अभी भी उनका काम है, विपक्ष के लोग हैं, उनका कोई कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, देश के लिए कोई सोच नहीं है। लंबे समय से सब लोग मिल के काम किए हैं। तो बस एक ही है कि कोई भी अच्छा काम हो उसका विरोध करना। देखिए लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की भूमिका है, लेकिन हम हर बातों में विरोध करें ऐसा नहीं। विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी भी होते थे, लेकिन तब आप याद करिए कि वो भी सरकार का समर्थन करते थे, अच्छे कामों का। कोई गलत काम होता था उसका विरोध करते थे, तो हम आज विपक्ष में उनसे आग्रह करेंगे कि देश राष्ट्र सबका है, हम सबका है। जो अच्छा काम हो रहा है उसका ज़रूर समर्थन करें और जो गलत होता है उसका विरोध करें, करना चाहिए। लेकिन हर बातों में विरोध करना और वैक्सीन गलत है, बोल देने से तो नहीं हो जाएगा। कोई आरोप ला देने से तो नहीं हो जाएगा। वैक्सीन कैसे गलत है उसको सिद्ध करके बताएँगे तब तो माना जाएगा। और जहाँ तक बात रही मोदी सरकार की, 10 सालों में कोई भ्रष्टाचार नहीं है।
इसके पहले आप 2014 से पहले चले जाइए, तो हर विभाग में भ्रष्टाचार था। 14 के बाद कोई माय के लाल है, हम चैलेंज करते हैं कि मोदी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप ला सके या फिर मोदी सरकार के मंत्रियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप ला सके। अगर है तो लाएँ, हम लोग मानेंगे, लेकिन प्रामाणिकता के साथ लाना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं, मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनके पीए हैं, प्राइवेट पीए हैं, उनका नौकर है। अब वहाँ 35-35 करोड़ रुपया कैश निकल निकल जाता है, तो दिख रहा है। उसके बाद कहते हैं कि ईडी कार्रवाई कर रहा है। तो सरकार के ऊपर जो आप बेबुनियाद, आपके पास पैसा जहाँ भी कार्रवाई कर रहा है, तो वहाँ पकड़ा जा रहा है ना। अगर नहीं पकड़ाते आप, तब आप कहते, लेकिन आप यही करता वहीं पकड़ा जाते। इसका मतलब है कि आप सही नहीं है और आपकी जो मानसिकता है वो भ्रष्टाचार में ही आप पले हैं, तो भ्रष्टाचार छूटेगा नहीं। साधु चोर चोरी से जा सकता है, तुम्बा फेरी से नहीं जा सकता है। जनता से क्या अपील करेंगे अंतिम सवाल? देखिए, हम मतदाता से आग्रह करेंगे कि 10 सालों में देश हित में, राष्ट्र हित में काम हुए हैं। आप उस सभी कामों का मूल्यांकन करें और आगे अभी और बहुत काम करना है देश के लिए। इसके लिए आप सब नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। किस लोकसभा में कौन प्रत्याशी है, नहीं है। आप अगर देख रहे होंगे तो देश के प्रधानमंत्री स्वयं देश के मतदाता को प्रणाम करते हुए आग्रह किए हैं कि हमारा कहीं कोई प्रत्याशी नहीं है, हमारा बस एक ही प्रत्याशी है। 543 सीट पर हुआ है कमल फूल, कमल निशान। आप कमल निशान को देख के आप मोहर लगाएं। बाकी कौन प्रत्याशी कहाँ है, कैसे है, नहीं है, उस पर बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री देश के मतदाताओं से, जनता से आग्रह किए हैं, हम उनके बातों का समर्थन करते हुए हम आपके चैनल के माध्यम से हम कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा के मतदाताओं से भी आग्रह करेंगे कि आप देश के प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए आप राष्ट्रहित में, देश हित में मतदान करें। इसी में हम सब की भलाई। विनय शर्मा जी को आप सुन रहे थे पब्लिक डिमांड के माध्यम से। आप क्या सोचते हैं इनके विचारों को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की।